जैसा कि अभी बात की प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति में, उसी के उपरांत बताया कि मानवीय विद्युत का प्रचंड प्रभाव प्राण शक्ति में किस प्रकार नियंत्रित रहता है, या किस प्रकार मानव जीवन निर्वहन में जो मानवीय विद्युत शक्ति होती है वो किस तरह से कार्य करती है। इसी पर आगे चर्चा करें यदि कि जो मानवीय विद्युत है उसका महत्व क्या है, या फिर उसके चमत्कार क्या है। आज के भौतिक संसार में कुछ भी ऐसा यदि महसूस होता है या दिखता है जो कार्य से अतिरिक्त हो या उपयोगी जीवन में आवश्यकता से अलग, या यूं कहें कि मानव जीवन में इंसानों की सोच से परे जो दिखता है या महसूस होता है वो कहीं न कहीं किसी चमत्कार का आश्रित होता है। कई बार प्राय जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, कुछ ज़्यादा समस्याएं हों तो लोग कहते हैं कि अब तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। उसी प्रकार यदि हम मानवीय जीवन में जो मानवीय विद्युत है उसके चमत्कार की बात करें तो अनेक उसके चमत्कारिक फायदे बताए गए। मनुष्य का शरीर एक अच्छा खासा बिजली घर है। जैसे बिजली घर में सारे शहर के लिए तार लगे रहते हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क में से निकलकर जो पतले पतले तार समस्त शरीर में जाल की तरह फैलाए गए हैं या अपने आप फैल गए हैं, या मानव जीवन की संरक्षण करने वाले ने इनको चारों तरफ जाल की तरह फैलाया है, उन्हें ज्ञान तंतु भी कहा जाता है। जिस प्रकार तंतु अर्थात धागा होता है, जिस प्रकार अनेक प्रकार का धागा एकत्रित करके एक सुंदर वस्त्र बनाया जाता है, उसी प्रकार ये मानवीय जीवन में अनेक तारों की भांति नसें, हड्डी, मांस ये सब फैला करके मानव जीवन को सार्थक किया। तो ये कहीं न कहीं तंतु जैसा ही कार्य है। ये टेलीफोन का काम करते हैं। देह का जो देह होती है, देह को जरा सी भी कहीं कुछ छू दो तो तार फौरन मस्तिष्क को सूचना देते हैं। वहां बैठा हुआ अधिकारी क्षण भर में फैसला करेगा कि अब क्या करना चाहिए। अर्थात जैसे जीवन में हम कहीं भी कोई भी अगर गलत विद्युत यंत्र या फिर तार छूते हैं तो उसका कहीं न कहीं नुकसान हमारे शरीर के साथ होता है। जैसे यदि लाइट चालू है तो करंट वगैरह लगता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में कुछ भी समस्या घटित होती है या शरीर में कुछ भी अनहोनी होती है तो उसकी सूचना हमारे दिमाग को पहुंच जाती है, और ऐसी हालत में, ऐसी अवस्था में दिमाग फैसला करता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, कब कहाँ जाना चाहिए। यदि पाँव में चींटी काट ले तो तुरंत ज्ञान तंतु इसकी रिपोर्ट मस्तिष्क में पहुंचाएंगे, और मस्तिष्क बिना एक क्षण का विलंब लगाए उस चींटी को हटाने और घायल जगह को अच्छा करने को उपाय करेगा। देखा जाता है कि चींटी के काटते ही हम अपना पैर फटकारते हैं, जिससे चींटी छूट कर गिर पड़े, या हाथ को उस स्थान पर ले जाकर वहाँ खुजलाने लगते हैं जिससे चींटी अलग हो जाए और काटे हुए स्थान का विष खुजलाने से निकल जाए, एवं रगड़ से वहाँ खून का दौरा विशेष रूप से होने लगे, जिससे घाव भरने में शीघ्रता हो। ये ज्ञान तंतु सर्दी, गर्मी, हवा, नमी आदि की भी सूचना पहुंचाती हैं, जिसके आधार पर उनसे शरीर की रक्षा का कपड़े, छाते आदि से प्रबंध किया जाता है। कुछ तार इनमें से मोटे हैं जिन्हें नसें कहते हैं। कहने को तो ये खून बहाने वाली नालियां भी कही जाती हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ये विद्युत बहाने वाले तार की समान है। इन नसों को बिजली मंद पड़ जाती है तो खून बहता रहता है और शरीर में जड़ता या अकड़न आ जाती है, उसमें दर्द होने लगता है। गांठियां या बीमारी में या अन्य नसों संबंधित रोगों में कहीं खून का बहना बंद नहीं होता, क्योंकि खून ना पहुंचने पर तो यह स्थान मर ही जाए।
जिस प्रकार आप वृक्ष या पौधों को देखते हैं कि बिना जल के वह मर जाते हैं, सूख जाते हैं, उसी प्रकार मानव जीवन भी, जिसके जीवन में शरीर में खून की कमी हो या खून ना रहे या खून है किंतु शरीर में बहाव न हो पाए, वह मर ही जाता है। कपितु नसों की बिजली मंद पड़ जाने के कारण वे निर्बल और कठोर हो जाती हैं। जब उन पर रक्त का या अन्य कार्यों का दबाव पड़ता है तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता और दर्द, दाह या उत्तेजना का अनुभव करने लगती हैं। रक्त या मांस में जो जीवन शक्ति या सजीव तत्व है वह एक प्रकार की बिजली है। शरीर से बाहर निकाल लेने पर जब रक्त की बिजली हवा में उड़ जाती है तो वही वस्तु जो एक क्षण में पूर्व बड़ी सक्रिय थी, दूसरे क्षण निर्जीव मृत होकर सड़ने एवं दुर्गंध फैलाने लगती है। प्राणांत होने को उपरांत शरीर की सब धातुएं मिट्टी हो जाती है। किसी प्राणी का वध किया जाए तो उसके शरीर की बिजली तुरंत ही समाप्त नहीं हो जाती, वह कपितु धीरे धीरे घटती है। कई बार बहुत लोगों की कथाएं भी आती हैं और जीवन में ऐसी चीजें अब तो देखने को दुर्लभ है, किंतु सुनने से पता लगता है कि कई ऐसे योद्धा गढ़ हुए हैं जिनका सर कट गया फिर भी उन्होंने युद्ध लड़े। तो यही बात है, जिस अनुपात में वह घटती है उसी प्रकार मांस निर्जीव होता जाता है। अधिक समय तक रखा हुआ मांस जब दूषित विद्युतहीन हो जाता है तो वह बेकार हो जाता है। इसी कारण प्राणांत हुए जीवन को या जिसका जीवन समाप्त हो गया हो उसका अत्यंत शीघ्रता के साथ ही संस्कार इत्यादि किया जाता है। आत्मा से विद्युत शक्ति का आद्य बीज है। छोटे से शरीर की थोड़ी सी शक्ति पर दृष्टिपात करने से आत्मा एक बहुत छोटी वस्तु प्रतीत होती है, क्योंकि उसके चलने फिरने, बोझ उठाने, काम करने, सोचने आदि की शक्तियां बहुत सीमित मालूम पड़ती हैं। कई बातों में तो मनुष्य की अपेक्षा अन्य जीव जंतु अधिक शक्ति रखते हैं। मोटी दृष्टि में से देखने में प्राणी चाहे जितना जीव तुच्छ प्रतीत क्यों न हो, पर उसमें एक बड़ा ही अद्भुत गुण है। उसकी उत्पादन शक्ति बरगद का छोटा सा बीज अपने पेट में एक बड़ा भारी विशाल वृक्ष छिपाए रहता है, और जब भी उसे अवसर मिलता है अपनी उस छिपी हुई संपत्ति को प्रकट कर देता है। जीव चैतन्य और अपना पोषण अनंत चेतना से प्राप्त करता है, इसीलिए उसके अंदर वह शक्ति है कि अपनी आकर्षण शक्ति को चाहे जितनी बढ़ाए और फिर उसके जरिए जिस वस्तु को जितनी मात्रा में चाहे अपने पास खींचे और इकट्ठी करे। बरगद के बीज में महान वृक्ष उत्पन्न करने शक्ति है, इसे सब जानते हैं, परंतु कई बार बीज निरर्थक नष्ट हो जाते हैं। उनका अंकुर निकलते झुलस जाता है या कुछ ही बढ़ने पर उनका पौधा मुरझाकर बर्बाद हो जाता है। इसका कारण बीज की अयोग्यता मानेंगे? नहीं, इसका कारण बीज की अयोग्यता नहीं, अपितु उत्पादन क्रिया की त्रुटि है। असंख्य मनुष्य अपना जीवन बड़ी निष्कृष्टता के साथ बिताते हैं। उनका जीवन ऐसा दुखमय और नारकीय होता है कि ये मानने में संदेह उठता है कि मनुष्य की आत्मा क्या परमात्मा के दिव्य गुणों से भरी हुई है। जैसा कि कुछ समय पहले वेदांत की बात की थी, तो वेदांत कहता है कि जीव और ईश्वर एक है, परंतु हम मनुष्य में परमात्मा के गुणों का अभाव देखते हैं और उपयुक्त शास्त्र वचन पर अविश्वास करते हैं। हमें जानना चाहिए कि वर्तमान स्थिति में मनुष्य बीज है और परमात्मा वृक्ष है। मोटे तौर से वृक्ष और बीज की बराबरी की तुलना नहीं हो सकती, परंतु वास्तविकता यह भेद सत्य नहीं है। अपनी उत्पादन शक्ति का ठीक तरह प्रयोग न करने से ही मनुष्य मलिन अवस्था में पड़ा रहता है और अपना विकास नहीं कर पाता।
उसे इस बात की पूरी तरह आजादी है कि अपनी उत्पादन शक्ति को बढ़ाए, चाहे जितनी और चाहे जिस दिशा में बढ़ाए। मन आत्मा की एक इंद्रिय है। मन का धर्म इच्छाएं उत्पन्न करना है। मन में इच्छा हुई कि दिल्ली का किला देखें, तुरंत ही उसकी सेविका कल्पना शक्ति ने उसके लिए का एक कल्पना चित्र सामने खड़ा कर दिया। अब यदि मन की इच्छा निर्बल थी तो वह चित्र कुछ क्षण बाद विलीन हो जाएगा, और यदि इच्छा बलवान थी तो किले के उस मानसिक चित्र को पोषण मिलेगा। इच्छा शक्ति की खुराक से यह चित्र कुछ ही समय में परिपुष्ट हो जाएगा और दिल्ली के किले की वास्तविक प्रतिमा के साथ अपने घनिष्ठता के साथ स्थापित करने लगेगा। उसी समय बुद्धि को अनेक बातें अपने आप सूझ पड़ने लगेंगी जो उस किले से संबंध रखती हैं। बुद्धि की स्वच्छता के लिए और उसके अनुपात में इनमें से अधिकांश सत्य होंगे, और यदि उस मानचित्र इच्छा को या चित्र को इच्छा का पोषण बराबर मिलता रहे तो बाहर की परिस्थिति में कितने भी पीड़ित हो, धीरे धीरे वह आकर्षण चित्र अपना काम करता रहेगा और परिस्थितियों को अनुकूल करके एक दिन दिल्ली के किले का दर्शन करा ही देगा। इच्छा उठने के क्षण से लेकर के वह कार्य पूरा होने तक का मार्ग करोड़ों छोटी मोटी बाधाओं को साफ करने में आकर्षण चित्र कितने कितने संघर्ष करता है, हम इसे जान नहीं पाते। यदि हमारी आंखें इच्छा के आकर्षण से सफलता मिलने में कितने मानसिक कार्य कर रहे होते हैं, मानसिक विद्युत असंख्य प्रकार के शारीरिक मानसिक एवं बाहरी परिस्थितियों को कितने बलपूर्वक चीर चीर कर अपना रास्ता साफ करती हैं, इसे हम देख नहीं पाते। तो हम समझते हैं कि बेशक हमारे अपने अंदर अत्यंत प्रभावशाली चुंबक शक्ति भरी हुई है, यदि हम उसके कार्य को, उसकी मेहनत को प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं। किंतु हमारे जीवन में प्रत्येक इंसानी नहीं, जीव मात्र की बड़ी विडंबना है कि ऐसे कार्य को हम लोग प्रत्यक्षीकरण से नहीं देख सकते। समझने के बाद या जानने के बाद महसूस तो कर सकते हैं किंतु देख नहीं सकते। शरीर की सारी हलचलें उसी बिजली का एक बहुत छोटा कार्य है। हर शरीर में इतनी गर्मी देखी जाती है कि उसमें 1 घंटे में करीब 1 मन बर्फ घुल सके। ये गर्मी कहाँ से आती है? तुम्हें जानना चाहिए कि भीतर तो जो बिजली घर चल रहा है उसका धुआं धप्पड़ और गर्द बाहर है, भीतर तो इतनी गर्मी है, इतनी में पृथ्वी पर पैदा होने वाला कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता। कई मनुष्य के चेहरे पर ऐसा तेज होता है जिसका कि तलवार और बंदूकें भी कुंठित हो जाती हैं। ये तेज, ये चमक नहीं है, तो प्रचंड विद्युत धारा है। जब एक मनुष्य हजारों विरोधियों के बीच सफलता प्राप्त करके निकलता है तो ये कार्य उसके हार्ड मास का नहीं अपितु आत्म तेज का होता है। इस आत्म विद्युत को सूक्ष्म इंद्रियों से ही नहीं अपितु उन मोटी इंद्रियां, नाक, त्वचा आदि से भी अनुभव किया जा सकता है, जिनसे हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं। आत्म तेज बहुत अद्भुत शब्द आया है और आत्म तेज के बहुत ही विस्तृत वर्णन है शास्त्रों में। इस पर आगे बात करेंगे क्योंकि अभी तो हमारी बात मानवीय विद्युत के चमत्कार एवं उसकी आवश्यकता का परिचय चल रहा है। यहाँ तो हमारा अभिप्राय यह बताने का है कि शरीर की सारी हरकतें उस विद्युत के द्वारा हो रही हैं जो मन की महान विद्युत का एक अंश है। एक डॉक्टर के हिसाब लगाकर बताया है कि हमारे शारीरिक और मानसिक कार्यों को चलाने में जितनी विद्युत शक्ति खर्च होती है उतनी से एक बड़ा मिल चल सकता है। जो मिल चलते हैं गोदाम वगैरह के, वो चल सकते हैं। छोटे बच्चे में भी इतनी बिजली काम करती है जितनी बिजली विद्युत यंत्र से बिजली से रेल का इंजन दौड़ सकता है। शरीर के कामों में मन की 1/3 से भी कम बिजली खर्च होती है। शेष भाग में से अधिकांश हमारी मानसिक इच्छाओं को पूरा करने के प्रयत्न में लगी रहती है। जो
प्राणी या नास्तिक जन कहते हैं ईश्वरीय शक्ति नहीं है, या फिर संसार में कोई ऐसी परम शक्ति नहीं है जिससे संसार का सृजन पालन होता है। वो भी मानते हैं कि ऐसा कुछ है जिससे सब कुछ चल जाए। बेशक वो ईश्वरीय शक्ति के रूप में ना मानते हो, लेकिन विद्युत शक्ति के रूप में जरूर मानते हैं। जो जैसा बनना चाहता है वैसा बन जाता है। इसका रहस्य यह है, मन जैसी इच्छा करता है, कल्पना वैसे मानसिक चित्र रचती है, और लगातार इच्छा से इन चित्रों में ऐसा चुंबक पैदा हो जाता है जो वैसे भौतिक पदार्थों को अपने निकट खींचता है। किसी वस्तु को लाने, उठाने, ले जाने, प्राप्त करने में सदा कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। इच्छा की तीव्रता के अनुसार मन की विद्युत धारा चारों ओर उड़कर अनुकूल वातावरण तैयार करती है, शरीर में वैसी क्रिया उत्पन्न करती है, बुद्धि में वैसी तरकीबें उठाती है, संकटों का मुकाबला करने योग्य साहस देती है, और ऐसी गुप्त सुविधाएं उपस्थित करती है जिन्हें हम जान भी नहीं पाते। कहते हैं कि अमुक मनुष्य ने ऐसे प्रयत्न करके अमुक कार्य पूरा किया। तत्वदर्शी जानता है कि ये प्रयत्न उसके शरीर से नहीं, अपितु मन ने किया है। यदि उसकी तीव्र इच्छा न होती तो शायद वह कार्य पूरा होता ही नहीं। देखते हैं कई आदमी मामूली से कामों को भी ठीक तरह नहीं कर पाते। उन्हें छोटा सा काम करने में कई समय लग जाते हैं, और कई समय लग जाने के बाद थकावट अनुभव करते हैं या झुंझलाते हैं। समझना चाहिए कि इनके मन की इच्छा शक्ति ने इस कार्य को पूरा करने में सहयोग नहीं दिया। उन्होंने केवल शरीर को घसीटा है। वह जैसा कुछ कर सकता था किया है। देह के पास तो अपना भीतर का काम ही करने को काफी है। उसी से बाहर के काम भी लिए जाएं तो जरूर थकान या झुंझलाहट है। इसलिए याद रखना चाहिए कि किसी कार्य का सफलतापूर्वक होना या प्रसन्नतापूर्वक होना, जल्दी होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके लिए अधिक से अधिक मन की इच्छा आकर्षण का उपयोग किया जाए, क्योंकि यही तो उत्पादन का मूल स्रोत है। इच्छा की तीव्रता से क्रिया उत्पन्न होती है, और यदि क्रिया का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग किया जाए तो कोई कारण नहीं कि कठिन बाधाएं मार्ग से न हट जाए। नेपालियन कहा करता था कि असंभव शब्द मूर्खों के कोष में है। चाहे उक्त कथन में कुछ अत्युक्त भले ही हो, पर सत्य का अंश अधिक है। आत्मा को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा गया है कि इच्छा के द्वारा वह शक्ति उत्पन्न करती है और बुद्धि के द्वारा उसको ठीक उपयोग कर लेती है। यदि बीज में उत्पन्न करने की शक्ति हो और उसका उत्पादन ठीक प्रकार से न हो तो महान बरगद का वृक्ष उत्पन्न होने के बाद भी मुरझा जाएगा। और यदि उत्पादन करने के साथ बीज में शक्ति हो और उपयोग भी सामर्थ्य से हो तो वह जरूर ही वृक्ष अच्छा खासा उत्पन्न हो जाएगा। वृक्ष की अपेक्षा आत्मा अधिक चैतन्य स्वतंत्र है, इसीलिए उसकी कार्य क्षमता भी ध्रुव दिशाओं तक हो सकती है। संसार में मनुष्य ने अनेक वैज्ञानिक आविष्कार किए हैं, ज्ञान की खोज की है और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की है। इसका कारण कोई आकस्मिक घटना नहीं है, अपितु यह इनकी इच्छा और बुद्धि के सामंजस्य का फल है। और ये दोनों ही वस्तुएं आत्मा की प्रचंड विद्युत के उपकरण है। चलिए अपनी विद्युत शक्ति का ज्ञान प्राप्त करो, इसका अनुसंधान करो, इस पर विचार करो और कार्य में लाने का अभ्यास करो। तुम जैसा बनना चाहते हो, अपने जीवन में जो वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें सच्चे दिल से चाहो, सच्ची इच्छा करो, लगन के साथ उन्हें मन को लगाओ। जो तुम्हारी क्रियाएं उसी के अनुसार बनने लगेंगी और बुद्धि उन क्रियाओं की अशुद्धता को संभालती रहेगी, उसी अनुसार सफल होकर रहोगे।
मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अपनी आत्म विद्युत को समझो और उसे ठीक प्रकार से काम लेना सीखो, तभी कार्य के अनुसार आपको फल प्राप्त हो सकेगा। और जब कार्य के अनुसार फल प्राप्त होगा तो निश्चित ही आपके जीवन में आपकी मेहनत का फल मिलेगा और जीवन में सार्थकता आएगी। जीवन में सबसे बड़ी चीज है शांति। सामर्थ्य है, यदि शांति नहीं तो कुछ नहीं। व्यक्ति कितना भी कार्य करे या कितना भी कार्य करने की कोशिश करे, किंतु मनुष्य के शरीर में निरंतर एक प्रकार की बिजली का प्रवाह जारी रहता है। शरीर और मन के दैनिक कार्य संचालन के अतिरिक्त ये मानसिक विद्युतीय प्रभाव और भी कामों में उपयोग होता है और हो सकता है इसकी सहायता से कठिन कार्य भी पूरे हो जाते हैं, क्योंकि यह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करके उसे प्रभावित करती है और इच्छानुवर्ती बनाती है। विज्ञान द्वारा शक्ति का अनेक प्रकार से परीक्षण हो रहा है। अलग अलग मनुष्यों के शरीर में जो अलग अलग आकृतियों के तेजो वलय देखे जाते हैं, उनके आधार पर कई योगाभ्यासी बिना असली मनुष्य को देखे उसके निकटवर्ती वातावरण का अनुभव करके ही उसके संबंध में बहुत कुछ ज्ञान जान लेते हैं। साइंस के अनुसार तो साइकोमेट्री नामक एक स्वतंत्र विद्या का विस्तार हुआ है। इसके अनुसार आंखें बंद करके दिव्य चक्षुओं के बल से बहुत सी गुप्त और प्रकट बातें बताई जाती हैं। ये मानसिक विद्युत कोई कल्पना का विषय या वैज्ञानिक यंत्र से देखने की चीज नहीं है। यदि तुम चाहो तो खुद अपने इंद्रियों के अनुभव से कर सकते हो, देख सकते हो और आंखों से देख सकते हो। बहुत से जिज्ञासु इस अनुभव के लिए उत्सुक रहते होंगे, इसलिए से अध्याय में कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसके द्वारा उस बिजली का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में लाया जा सके। एक अंधेरी कोठरी इस कार्य के लिए चुनो। उसमें कुर्सी रखकर उसकी पीठ पर गहरे काले रंग का कपड़ा लटका दो। एक बहुत क्षीण प्रकाश का दीपक कुर्सी के आगे की तरफ जरा दूर रख दो। हल्के प्रकाश का दीपक रखें। कुर्सी के आगे की तरफ जरा दूर को रख दो ताकि कुर्सी की पीठ पर लटके हुए कपड़े का प्रकाश न पड़ने पाए। कपड़े पर प्रकाश न पड़े किसी भी तरह, अंधेरा बना रहे। इस कपड़े के पीछे अपने लिए चौकी या कुर्सी बिछाओ और उस पर बैठ जाओ। अब अपने दोनों हाथों को इस प्रकार मिलाओ जिससे नमस्कार करने के लिए हाथ जोड़ते हैं। काले कपड़े और तुम्हारे हाथों के बीच थोड़ा सा यानी 1 फुट का फैसला रहना चाहिए। कुर्सी के ऊपर सिर की सीध से 1 इंच नीचे हाथों को रखकर उन्हें आपस में धीरे धीरे रगड़ना आरंभ करो और फिर इस क्रिया को उत्तरोत्तर तेज करते जाओ। ध्यान पूर्वक देखने से पता चलेगा कि हाथ रगड़ते रगड़ते समय एक सफेद भाप जैसा पदार्थ उनमें से निकल रहा है। कभी कभी हथेलियों की चमड़ी चमकती मालूम पड़ेगी और कभी 1-2 हल्की चिंगारियां इधर उधर बिखरती मालूम देखेंगी। नाखूने के छोरों में चमक विशेष रूप से देखी जाती है। सूक्ष्म चीजों को अच्छी तरह देख सकते हैं। इन स्थूल आंखों में उनकी योग्यता नहीं होती और कभी कभी आंखों की रोशनी कम होने से प्रभाव को पूरी तरह देखने में बाधा पड़ती है। फिर भी उस विद्युत प्रकाश को इतना तो देखो जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें देखा जा सके। और यदि आप निश्चित रूप से बताए गए अनुसार करोगे तो देखा जा सकता है कि हमें उसके अस्तित्व में विश्वास होगा। झूठ कहने वालों को तो साधारण सा कार्य है कि झूठ बोल दो, झूठ है, या फिर ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप प्रत्यक्षीकरण करेंगे, अनुभव करेंगे
और कार्य करेंगे तो अवश्य सिद्ध होगा, ये झूठ नहीं। निश्चित रूप से मानव जीवन के अंदर समाई हुई ये विद्युत तरंगे हैं, जो इस कार्य करने से बाहर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर दिखेंगे आपको। तो उपरांत पालथी मारकर लकड़ी की चौकी पर बैठो। कुर्सी पर बैठना हो तो पांव को लकड़ी के तख्ते पर रखो। जिस कुर्सी या चौकी पर बैठे हो धातु की कोई ऐसी कील न लगी हो तुम्हारे शरीर को छूती हुई, जमीन तक पहुंचती हो। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आवश्यक है कि तुम्हारा शरीर जमीन को छू रहा होगा या धातु की कोई वस्तु शरीर को छूती हुई पृथ्वी पर पहुंच रही होगी तो शारीरिक विद्युत का प्रभाव जमीन में खींचने लगेगा और जिस वस्तु की परीक्षा करना चाहते हो उसे देखने में असफल हो जाओगे। जिस चौकी पर बैठना है कोई भी लोहे की कीली ऐसी ना हो जो आपके शरीर को टच करती हो और जमीन से जुड़ी हुई, प्लेन लकड़ी होना चाहिए, सादा। चौकी या कुर्सी पर पांव ऊंचे करके बैठना चाहिए। दोनों हाथों को आपस में इस प्रकार मिलाओ कि हथेलियां और उंगलियों के सिरे आपस में मिल जाएं। हथेली के बीच का भाग जरा सा खुला रह सकता है। 1 मिनट तक हथेली और उंगलियों को दोनों के सिरों को आपस में खूब चिपकाने का प्रयत्न करो। उसके उपरांत हथेलियों को कसकर मिलाएं और दोनों हथेलियों को मिलाए रहते हुए उंगलियों को अलग करने का प्रयत्न करो। ऐसा करने पर चारों उंगलियों में कपकपी मच जाएगी। वे एक दूसरे से अलग ना होना चाहेंगे, किंतु जब तुम उनका चुंबक तत्व भंग करके उन्हें अलग अलग करना चाहते हो तो मानवीय चुंबक विद्युत के आकर्षण के कारण वे कांपने लगते हैं। यह अनुभव बहुत सरलता से किया जा सकता है, न दिन का पाबंदी न रात्रि की। कभी भी आप इसका प्रत्यक्षीकरण कर सकते हो। यदि इसी तरह के अनेक बात करें तो जल का स्वाद, प्रत्येक प्राणी मात्र पानी पीता है, किंतु यदि जल के स्वाद की बात करें बहुत ही कम लोग जवाब दे पाएंगे स्वाद कैसा होता है। हाँ, इतना कहेंगे कि अच्छा होता है या फिर प्यास बुझ जाती है, मीठा होता है, खारा होता है इत्यादि। एक मेज पर कांच के गिलासों में पानी भरकर रखो। उनमें से एक में अपनी उंगलियों का अग्रभाग 4-5 मिनट तक डुबोए रहो और इच्छा करते रहो कि तुम्हारी विद्युत शक्ति इस पानी में उतर जाए। इसके बाद किसी कुशाग्र बुद्धि के मनुष्य को उन दोनों जलपात्रों को दिखाओ या उन जलों में से थोड़ा थोड़ा पिलाओ। वह व्यक्ति तुरंत ही बता देगा कि इस पानी के स्वादों में और चमक में कितना अंतर है। ये प्रत्यक्षीकरण की बात है, कभी भी कोई भी चेक कर सकता है। फिर बताते हैं चक्र में झंझनाहट। एक गोल मेज के चारों ओर कुर्सियां लगाकर कम से कम 3 और अधिक से अधिक 7 व्यक्ति बैठे। स्थान शांत और क्षीण प्रकाश का हो। एक पहर रात्रि बीत जाने के बाद का समय इसके लिए उत्तम है। सब लोग शांत चित्त होकर बैठे और पांव लकड़ी के तख्ते पर रखें। मेज के बीचों बीच एक काला बिंदु बनाकर सब लोग अपनी दृष्टि उस पर एकत्र करें और दोनों हाथों के पंजे अपने पड़ोसी के पंजे में मिलाकर मेज के किनारों पर रखें। सब लोगों के हाथ आपस में मिलकर एक चक्र बन जाना चाहिए। इस तरह से मिलाने हैं कि चक्र बन जाए। बिंदु पर शांत चित्त से दृष्टि की एकाग्रता करने पर एक विद्युत की धारा बहने लगेगी और चक्र में बैठने वालों को उनके हाथों में या शरीर के अन्य स्थानों में हल्की हल्की झंझनाहट मालूम होने लगेगी और ये महसूस होगा कि कुछ है जो आपके शरीर में दौड़ रहा है। कुछ ऐसा है जिसका प्रभाव आपके वश में नहीं है।
जिसको आप रोकना भी चाहो तब भी नहीं रुकेगी। यह सब प्रत्यक्षीकरण की चीजें हैं जिनका प्रत्यक्ष अनुभव करना ही चाहिए। इससे यह सिद्ध होगा कि जो मानव जीवन में विद्युत तरंग में रहती है, ये विद्युत शक्ति के नाम से जानी जाती है, वह कितनी प्रत्यक्षीकरण है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही उत्तम चीज है। इससे आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और जीवन तो सार्थक होगा ही होगा।